हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PHP सीखो पे। फ्रेंड्स, हमने इसके पहले जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ भी बनाई थी, जिसमें हमने सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट के बारे में देखी थी। फ्रॉम बेसिक टू बेसिक्स हमने स्टार्ट किया था उसमें। तो अभी आज हम क्या करते हैं, आज हम PHP पे एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम स्टार्टिंग टू आगे तक की चीज़ें पढ़ाएंगे इस PHP के ट्यूटोरियल्स में। फ्रॉम बेसिक्स मतलब स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे कि एक जिससे कोई भी नया यूज़र जिसको PHP के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है, वो काम नहीं कर पाता, लेकिन कोई एक वेबसाइट नहीं बना पाता उससे, तो वो इस ट्यूटोरियल को पूरी तरीके से देख सकता है और इसको देख के वो काफ़ी कुछ सीख जाएगा इससे, जिससे वो एक वेबसाइट बना सकेगा एटलीस्ट। और सबसे लास्ट में हम एक छोटा सा वेबसाइट बनाएंगे भी इसकी सहायता से, वेब ऐप बनाएंगे बेसिकली स्मॉल। तो फ्रेंड्स, चलिए इस सीरीज़ में देखते हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे बेसिकली। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे इस सीरीज़ में, सबसे पहला जो सीन होगा वो हमारा होगा PHP क्या है और क्यों यूज़ होती है। मीन्स व्हाट इज़ PHP और ये क्या काम करता है PHP। इसके बाद हम मतलब PHP का एक तरह से इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं हम। चलिए हम लिखते हैं इसको PHP इंट्रोडक्शन, या क्यों यूज़ की गई PHP बेसिकली। PHP के इंट्रोडक्शन के बाद जो नेक्स्ट थिंग आता है वो आता है हम डेटा को प्रिंट कैसे करेंगे, यानी कि आप लिख सकते हो सिंटैक्स के बारे में PHP के। PHP का सिंटैक्स आप मत लिखो, आप ये लिख सकते हो PHP वेरिएबल्स, यानी कि हम इसके बाद पढ़ेंगे PHP के वेरिएबल्स के बारे में। PHP वेरिएबल्स, PHP वेरिएबल्स जब हम पढ़ लेंगे तो फिर नेक्स्ट थिंग हमारा होगा स्टेटमेंट्स को पढ़ने गया। PHP के स्टेटमेंट्स जो यूज़ किए जाते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, लूप स्टेटमेंट्स हैं, आप यहाँ लिख सकते हो। एक बार हम इसको कंडीशनल पढ़ेंगे, हैं सारे स्टेटमेंट्स। सॉरी। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके लूप स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट जो होते हैं उनके बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे PHP के फंक्शंस, कुछ प्री बिल्ट फंक्शंस होते हैं, हम लिखते हैं प्री बिल्ट फंक्शंस। प्री बिल्ट फंक्शंस वैसे तो बहुत सारे होते हैं, बट हम कुछ इंपॉर्टेंट्स प्री बिल्ट फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इसके बाद जो पढ़ेंगे हम PHP के कस्टम फंक्शंस के बारे में, क्योंकि प्री बिल्ट फंक्शंस का तो एक सिंगल काम होता है, बट कस्टम फंक्शंस हम अपनी अनुसार, अपने यूज़ के अनुसार बना सकते हैं। तो PHP कस्टम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम पढ़ेंगे PHP में सेशन के बारे में, सेम एज। फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे PHP कुकीज़ के बारे में, PHP कुकीज़ के बारे में। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो होगा PHP में फाइल्स के बारे में। PHP फाइल्स के बाद हम पढ़ेंगे बेसिकली PHP फॉर्म हैंडलिंग, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि एक फॉर्म को, HTML फॉर्म को PHP में कैसे हैंडल करते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे। PHP फॉर्म हैंडलिंग हो जाएगी, फिर PHP फाइल अपलोड के बारे में पढ़ेंगे हम, कि हम कैसे किसी फाइल को अपलोड करते हैं PHP के थ्रू। PHP फाइल अपलोड हम पढ़ लेंगे। इसके बाद हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, PHP मिनी प्रोजेक्ट लिखते हैं इसको। फिर हम PHP ऊप्स कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे, और इसके बाद और आगे चीज़ें हम पढ़ेंगे। PHP में जितने भी ऊप्स कॉन्सेप्ट हमारे होते हैं वो सारे हम पढ़ेंगे, और उसके बाद हम एक बिग प्रोजेक्ट की तरफ चलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें थी जो हम बेसिकली PHP के
सीरीज में पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में, बेसिकली कि पीएचपी का इंट्रोडक्शन क्या है, मतलब पीएचपी है क्या चीज़। तो फ्रेंड्स बेसिकली होता क्या है कि जब इंटरनेट मार्केटिंग, मतलब इंटरनेट मार्केट में आया था, तो लोगों ने अपनी वेबसाइट बनानी जब स्टार्ट की, तो पहले जब वेबसाइटें बनती थी तो वो स्टैटिक एचटीएमएल के थ्रू बनती थी। मतलब वेबसाइट में एचटीएमएल के थ्रू हम कोई वेबसाइट बनाते हैं, तो आपको पता ही होगा कोई भी वेबसाइट जो हम बनाते हैं वो एचटीएमएल के थ्रू बनती है, और सीएसएस के थ्रू हम उसके डिज़ाइन करते हैं, मतलब उसको लुक एंड फील उसका चेंज करते हैं, उसको थोड़ा सा मतलब ये कह सकते हो आपकी लुक वाइज अगर हमें चेंज करना है, डिज़ाइन वाइज चेंज करना है, तो हम सीएसएस की मदद से करते हैं। लेकिन एचटीएमएल के थ्रू जो साइट हम बनाते हैं वो बेसिकली स्टैटिक साइट्स होती हैं। स्टैटिक साइट का मतलब ये, अब साइट बेसिकली दो टाइप की होती हैं वेबसाइट्स, एक होती हैं स्टैटिक वेबसाइट, एक होती है डायनेमिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट वो जो जिसमें हमें अगर चेंज करना हो तो हमें जाके चेंज करना पड़े उसके अंदर। मतलब मान लो हमने एक वेबसाइट बनाई है 5 पन्ने की, 10 पन्ने की, 20 पन्ने की, मतलब 20 पेज की साइट हमारी, और हमें कोई डेटा चेंज करना है हर पेज पे जाके। मतलब कोई एक सेक्शन है या हमें मेनू है, कोई नया मेनू इंक्रीज करना है, तो होता क्या था कि हम जब भी कुछ चेंज करते हैं, मान लीजिए हमें कोई ऐसा सेक्शन चेंज करना है जो हर 20 पेज पे ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसे कि हमारा मेनू होता है, टॉप टॉप हेडर टॉप मेनू, उसमें कोई चेंजेस होते हैं, कुछ नया ऐड होता है या कुछ चीज़ें हटाई जाती हैं, तो फिर क्या होता था, हमें वो 20 पेजों पे जाके वो काम करना पड़ता था। नहीं तो पता लग क्या होता था कि पता लगा एक पेज पे हमने चेंज किया, बाकी पे चेंज नहीं किया, तो एक पेज पे चेंज हो जाता था, बाकी पे चेंज नहीं होता था। तो स्टैटिक साइट का ये बड़ा नुकसान होता था कि हमें जब भी कुछ चेंज करना है तो हमें जा जाके हर एक पेज पे वो चीज़ चेंज करनी पड़ती है। लेकिन हुआ क्या कि फिर जब धीरे धीरे डायनेमिक वेबसाइट का दौर आया, तो डायनेमिक वेबसाइट का फ़ायदा ये है कि हमने कोई चीज़ ऐसी है, जैसे हमारा हेडर है, जिसमें हम मीनू रखते हैं, जिसमें हम लोगोज रखते हैं, जिसमें हम टॉप के कुछ कंटेंट्स रखते हैं, जिसमें हम सोशल लिंक्स कभी कभी रखते हैं टॉप में। तो डायनेमिक वेबसाइट का फ़ायदा ये है कि जो हमें चेंज करने वाली चीज़ें हैं वो हमने उठा के एक सिंगल पेज पे रख दी, और जो ऐसी चीज़ें हैं जो हर पेज पे बदलनी है वो हमने एक अलग पेज पे रख दी। तो उससे फ़ायदा क्या होता था, हम डायनेमिक वेबसाइट में क्या करते हैं कि जो चीज़ हमेशा बदलनी है हर पेज पे, मतलब हर पेज पे होने यूज़ होनी है, उस पर्टिकुलर चीज़ को हमने एक फाइल में रखी, और वो फाइल हर जगह इंक्लूड करते हैं, ना कि कंटेंट इंक्लूड करते हैं। मतलब हमने वो फाइल उठा के इंक्लूड कर दी। तो उससे होता क्या है कि जब किसी फाइल को डायनेमिक वेबसाइट में इंक्लूड करते हैं तो कंटेंट उसका वहाँ दिखता ज़रूर है, लेकिन रहता वो उसी डायनेमिक फाइल में है जहाँ पे हम उसको रखते हैं। तो होता क्या है, मान लो किसी मीनू में, किसी हेडर में कोई लोगो हमें बदलना हुआ, तो हम जाके एक फाइल में चेंज करते हैं तो वो अपने आप सारे पेजेस पे अपडेट हो जाएगा, क्योंकि हमने हर पेज पे फाइल इंक्लूड कर रखी है, कंटेंट इंक्लूड नहीं कर रखा। तो इसलिए ये फ़ायदा हमें होता था कि डायनेमिक वेबसाइट्स में हम ये काम करते थे। अब डायनेमिक वेबसाइट जो होती है फ्रेंड्स, उसमें डेटा जो होते हैं वो डायनेमिकली मैनेज किए जाते हैं। तो अब डायनेमिक वेबसाइट जो थिंग्स होती है उसमें ऐसा है कि उसके लिए सर्वर साइड का काम ज़्यादा होता है बेसिकली। मतलब दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक हमारा फ्रंट एंड होता है, एक हमारा बैक एंड होता है। फ्रंट एंड का मतलब वो चीज़ जो हमें यूज़र को दिखाना है वो होता है फ्रंट एंड। जैसे कि तो फ्रेंड्स मैंने आपको अभी बताया कि दो चीज़ें होती, पहली चीज़ तो होती है वेबसाइट जो होती है वो हमारी टू टाइप्स होती है, एक होती है स्टैटिक वेबसाइट, एक होती है डायनेमिक वेबसाइट। मैंने आपको बताया कि जो स्टैटिक वेबसाइट होती है उसमें आप HTML का, CSS का, जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हो, ठीक है।
और भी चीज़ें यूज़ होती हैं, मतलब ये मेन बेसिक चीज़ें हैं जो यूज़ होती ही हैं उसके अंदर किसी भी स्टैटिक वेबसाइट में। और जब हम बात करते हैं डायनेमिक वेबसाइट की, तो यहाँ पे जो यूज़ होती हैं वो लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं। हालांकि HTML CSS और जावास्क्रिप्ट भी लैंग्वेजेस हैं, लेकिन ये बुक क्या कही जाती हैं, इसको हम बोलते हैं, अगर मैं कहूँ तो इसको बोलते हैं फ्रंट एंड। ठीक है, ये फ्रंट एंड लैंग्वेजेस हैं। HTML भी फ्रंट एंड की लैंग्वेज है, CSS भी है, जावास्क्रिप्ट भी है। फ्रंट एंड का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें हम यूज़र को शो करने के लिए काम में आता है। जैसे HTML का काम क्या है, कोई डेटा यूज़र को दिखाना, तो HTML का यूज़ करना ही पड़ेगा आपको। HTML के टैग्स का यूज़ करना पड़ेगा आपको, बिना उसके आप कोई भी डेटा वेबसाइट पे दिखा नहीं सकते, वेब पेज पे। इसी तरह CSS का यूज़ क्या है, कोई भी डेटा अगर आपको लुक एंड फील उसका चेंज करना है, जैसे मैंने मान लीजिए मुझे इमेज लगानी है, या सपोज करिए मुझे एक पैराग्राफ लिखना है, या मुझे एक कलर्ड डिव बनानी है, तो इन सब चीज़ों के लिए हम CSS का यूज़ करते हैं। जावास्क्रिप्ट का यूज़ मैंने आपको बताया भी है पहले भी, कि जावास्क्रिप्ट क्या करता है, ये जो HTML वेब, जो आपके कंटेंट वेब पेज में दिख रहे हैं, उन पे इंटरेक्टिविटी के काम में आता है। इंटरेक्टिविटी का मतलब कि आपको कोई चीज़ ऐसी है जो किसी के क्लिक पे करनी है, लाइक आपको मान लो सपोज करो कि आपको अ, किसी भी फॉर्म के बटन पे क्लिक करना है और ये पता लगाना है कि वो फॉर्म में डेटा भरा है कि नहीं। अगर डेटा नहीं फिल है तो यूज़र को मैसेज दिखाना है आपको कि आप पहले इस डेटा को फिल करो, तभी आप इस फॉर्म को सबमिट कर पाओगे। तो वो काम आपको जावास्क्रिप्ट से करना है। या मान लीजिए आपको कहीं किसी लिंक पे क्लिक करना है और उसके क्लिक पे आपको डिव दिखानी है कोई, या कोई मैसेज दिखाना है, तो वो काम इंटरेक्टिविटी का वो काम आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू करते हो, लेकिन वो होता है फ्रंट एंड के स्तर पे ही। और दूसरा होता है बैकएंड। बैकएंड में जो चीज़ें हैं उसमें आपकी अलग लैंग्वेज आती है। अब बैकएंड में बहुत सारे लैंग्वेज हम यूज़ में लेते हैं अपने मतलब आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। जैसे कि PHP है, जैसे कि बैकएंड की एक लैंग्वेज है, अपने सी हैश पढ़ा होगा, ये भी एक बैकएंड की लैंग्वेज है, मतलब वेब की लैंग्वेज मानी जाती है बेसिकली। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा JSP, जावा जावा सर्वर पेजेस, ये JSP भी बैकएंड की लैंग्वेज है। इसके अलावा C# आता है, वो भी एक बैकएंड की लैंग्वेज है। तो बहुत सारी लैंग्वेज हैं जो बैकएंड में काम में आती हैं। आजकल Node.js भी होने लगा है। तो ये सारी, इसी तरह से फ्रंट एंड में React.js आ गई है। तो ये सारी बैकएंड की लैंग्वेजेस हैं। बैकएंड की लैंग्वेजेस का मतलब क्या, कि ये जो डेटा है, ये आप, ये चीज़ें, मतलब ये बैकएंड पे चलती हैं, मतलब कि यूज़र को पता नहीं है कि बैकएंड में होता क्या है। जैसे जैसे मान लो आपने कोई फॉर्म बनाया, सपोज आपने HTML की सहायता से, HTML CSS का यूज़ करके आपने एक फॉर्म क्रिएट किया जहाँ पे आप लॉग इन यूज़र करता है। जैसे आपने बहुत जगह देखा होगा कि यूज़र लॉग इन करता है, साइन अप का फॉर्म आता है। जैसे मान लो मैं अपना रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, अपने आप को रजिस्टर कर रहा हूँ किसी वेबसाइट पे, तो रजिस्ट्रेशन में मोस्टली हमसे ईमेल मांग लिया उसने, मैंने अपना ईमेल दे दिया उसको, अपना नेम दे दिया मैंने उसको, मैंने एक फ़ोन नंबर दे दिया उसको। इसके बाद मैंने रजिस्टर के बटन पे क्लिक किया। अब जो फ्रंट एंड आपको दिखा कि आपने यूज़र नेम फिल किया, आपने आपने अपना ईमेल आईडी दिया, अपनी ईमेल आईडी फिल की, अपना आपने नाम फिल किया, अपना आपने फ़ोन नंबर फिल किया, ये सारी चीज़ें आपने HTML के थ्रू बनाई। लेकिन जब आपने बटन पे क्लिक किया, सबमिट बटन पे, उसके बाद उसने क्या किया, आप उसके उसके बाद आपने क्या किया, आप कैसे लॉगिन हो गए आपको नहीं पता। कैसे आपका पेज ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हुआ और आपको डैशबोर्ड पे उठा के डाल दिया, या डैशबोर्ड का पेज आपको शो करा दिया, आप या आप रजिस्ट्रेशन किया आपने और उसके बाद आप लॉगिन करते हो। अब लॉगिन में आपने ईमेल आईडी दी, पासवर्ड दे दिया। अब जैसे ही ईमेल आईडी पासवर्ड आपने दिया, आप लॉगिन हो गए। लेकिन कैसे, वो डेटा कहाँ गया,
वो डेटा कहाँ पे रखा हुआ है, आपने किस लैंग्वेज की सहायता, जैसा मैंने आपको बताया कि HTML पूरी तरह फ्रंट एंड की लैंग्वेज है, इसका किसी से कोई रिलेशन नहीं है, और HTML का स्टैटिक डेटा पे काम करता है ये। तो अब आपने जो ईमेल आईडी और पासवर्ड दी, वो कहाँ गया, वो ईमेल आईडी पासवर्ड किससे मैच किया और आपको लॉगिन करा दिया? ऐसा तो है नहीं कि आपने डायरेक्ट बस ईमेल आईडी दिया, कोई भी पासवर्ड दे दिया, आपने लॉगिन करा दिया। क्योंकि आप गलत पासवर्ड अगर देते हो या गलत ईमेल आईडी देते हो, तो आपको वो मैसेज भी दिखाता है कि आपकी ईमेल आईडी पासवर्ड गलत है। तो कैसे करता है ये काम? तो ये काम होता है आपका बैकएंड की सहायता से। तो आप जो आपने रजिस्टर किया वो डेटाबेस में सेव होता है। तो आप जब फ्रंट एंड पे लॉगिन करना चाहते हो, आपने ईमेल आईडी दिया, पासवर्ड दिया, तो वो जाके आपके डेटाबेस से मैच करता है कि आपने जिस ईमेल आईडी से रजिस्टर किया, जो पासवर्ड आपने दिया, वो ईमेल आईडी और पासवर्ड ही आपने इंटर किया है या कोई दूसरा पासवर्ड इंटर किया है। तो अगर आपने कोई दूसरा पासवर्ड इंटर किया होता है तो वो आपको एंट्री नहीं करने देता, आपको बैन कर देता है एंट्री करने से, कि आप एंट्री नहीं कर सकते, रियल डेटा, करेक्ट डेटा एंट्री करो। तो ये जो बैकएंड की हैं चीज़ें, बैकएंड की लैंग्वेजेस हैं, ये काम आती हैं डेटाबेस से कनेक्शन करके आपको डायनेमिक डेटा दिखाने के काम में आती है पीएचपी। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेंड्स पीएचपी का इंट्रोडक्शन। अब एक लास्ट चीज़ मैं आपको बताता हूँ इसमें, कि अभी क्या होता है कि HTML नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम कोई कोड लिखते हैं HTML में और डायरेक्टली हम जाके रन करा देते हैं, वो ब्राउज़र पे चल जाती है। लेकिन पीएचपी ब्राउज़र पे नहीं चलती डायरेक्टली। पीएचपी कभी भी आप रन कराने की कोशिश करोगे तो ब्राउज़र पे डायरेक्टली रन नहीं होगी। तो पीएचपी को रन कराने के लिए चाहिए क्या होता है? तो पीएचपी जब भी रन होती है तो उसके लिए आपको सर्वर की नीड पड़ती है। अब वो सर्वर आपका वेब सर्वर हो सकता है। वेब सर्वर पे ही पीएचपी रन होती है। अब वेब सर्वर, आप ये कहोगे कि वेब सर्वर तो बहुत महंगे आते हैं, परचेस करना पड़ता है। लेकिन वो परचेस अभी नहीं करना पड़ेगा। आपको अपने प्रैक्टिकल के लिए लोकल सर्वर्स भी आते हैं, जो आप अपना प्रैक्टिकल कर सकते हो। उनका कोई फीस नहीं है, कोई फ़ी नहीं है। आप डायरेक्टली डाउनलोड करो, यूज़ कर सकते हो। अब जो सर्वर्स होते हैं, लोकल सर्वर्स, वो बहुत सारे हैं। जैसे आप अगर विंडोज़ यूज़ करते हो ना, तो यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं। एक आता है वैम्प, एक आता है एग्जैम्प। अगर आप विंडोज़ यूज़ करते हो, अगर आप यूज़ कर रहे हो मैक, तो अब यहाँ पे मैक अगर आप यूज़ कर रहे हो तो मैक में एक चीज़ आती है मैम करके, ये लोकल सर्वर है मैक का। अगर आप लाइनेक्स यूज़ कर रहे हो तो लाइनेक्स में एक थिंग्स आती है, इसको हम बोलते हैं लैम्प। अब लाइनेक्स में लैम्प भी चलता है, लाइनेक्स में एग्जैम्प भी चलता है। मीन्स एग्जैम्प जो है वो लाइनेक्स के लिए भी अवेलेबल है और वो वैम्प के लिए भी अवेलेबल है। अब ये हैं क्या, देखो, इसका फुल फॉर्म होता है वैम्प का विंडोज़ अपाचे माई एसक्यूएल और PHP। ये है पूरा डिटेल। ठीक है, तो होता क्या है, वैम्प एक लोकल सर्वर है, एग्जैम्प भी एक लोकल सर्वर है। यहाँ पे अब क्या करना पड़ता है आपको, ये ऑनलाइन अवेलेबल है। मैं आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो मैंने लिंक दे रखा है कि आप एग्जाम को डाउनलोड कैसे करोगे। मैं भी दिखा भी देता हूँ आप करोगे कैसे बेसिकली, और कैसे सर्च करोगे एग्जाम को, कैसे इंस्टॉल करना है, वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रखा है, वो वहाँ से चेक कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ सर्च कैसे करोगे वो मैं अभी आपको बताता हूँ। बस है क्या ये मैं बता देता हूँ। ये बेसिकली एक लोकल सर्वर है, ये अपाचे आप देख रहे हो, ये एक लोकल सर्वर है जिसकी सहायता से आप पीएचपी को रन करते हो। ये एक लोकल सर्वर है। इसी तरीके से यहाँ पे मैम्प होता है और यहाँ पे लैम्प होता है, लाइनेक्स अपाचे माइस्क्ल पीएचपी। ये यहाँ पे मैक अपाचे माइस्क्ल पीएचपी। तो ये है बेसिकली लोकल सर्वर्स जो आप यूज़ करते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे सर्च करोगे आप। तो यहाँ पे आओ, आप सीधा गूगल सर्च करो। यहाँ पे आप जैसे ही आप गूगल पे आओगे, यहाँ आप लिखो एग्जैम्प, इंटर कर दो। तो यहाँ देखो अपाचे फ्रेंड्स में सबसे पहला लिंक जो यहाँ पे दिख रहा है, अपाचे एग्जैम्प इंस्टॉलर। आप राइट क्लिक करो, इसको ओपन करो।
तो यहाँ पे देखो कई सारे अलग अलग वर्जन्स आते रहते हैं। यहाँ पे देखो करंट वर्जन जो चल रहा है अपाचे का विंडोज़ के लिए 8.2.4, ये एग्जाम का वर्जन है। और इसमें जो पीएचपी वर्जन है वो पीएचपी 8.2 चल रही है। पीएचपी के आप जानते हो अपडेटेड वर्जन्स आ गए हैं। तो ये 8.2 अगर ये यूज़ करोगे तो इस पे पीएचपी 8.2 चलेगी। सेम एज यहाँ देखो लाइनेक्स के लिए, और सेम एज यहाँ पे मैक के लिए है, मतलब आईओएस के लिए। अब यहाँ पे आपको पुराना करना है तो आई थिंक आपको, या आपको डाउनलोड्स यहाँ दे रखा है ना, आप डाउनलोड्स पे जाओगे तो यहाँ पे 64 बिट के लिए अवेलेबल है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये देखो यहाँ विंडोज़ का है, ये एग्जाम्प का है, ये आईओएस का है। ये 8.0 वर्जन है, ये 8.1 वर्जन है, ये 8.2 वर्जन है। अब आपको जो भी पीएचपी वर्जन चाहिए वो आप बेसिकली इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इसको क्लिक करोगे ये डाउनलोड होगा। डाउनलोड होने के बाद का प्रोसेस आपको मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख रखा है कि जब डाउनलोड हो जाता है तो आप कैसे उसको इंस्टॉल करोगे। तो मैं लिंक दे दूंगा आपको, तो आप वहाँ से इस चीज़ को इंस्टॉल कर सकते हो बेसिकली। ठीक है। अब जैसे आप इंस्टॉल कर लोगे, इंस्टॉलेशन करने के बाद आप जब ओपन करोगे ना तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये मेरा पुराना वर्जन है क्योंकि मैंने काफ़ी दिन पहले इंस्टॉल कर रखा है। तो ये आपका एग्जाम इस तरीके से ओपन होगा। अब यहाँ देखो, एक यहाँ लिखा है अपाचे, इसके सामने लिखा है स्टार्ट। एक लिखा है माई एसक्यूएल, इसके सामने लिखा है स्टार्ट। बाकी आप छोड़ सकते हो, बाकी की नीड नहीं है, हमें खाली इन्हीं दोनों चीज़ की नीड है, एक अपाचे की, माई एसक्यूएल की। लेकिन अभी के लिए हम केवल अपाचे को स्टार्ट करेंगे। आप जब अपाचे को स्टार्ट करोगे ना तो कोई भी प्रोग्राम लिख के आप रन करा सकते हो पीएचपी में। समझ में आया? आप जब अपाचे यहाँ से यहाँ क्लिक किया आपने स्टार्ट पे, यहाँ दिख रहा है एक यहाँ पे आईडी मिल गई, पीआईडी आपको, और यहाँ पे किस पोर्ट पे रन करता है, ये 80 पोर्ट है या 443 पोर्ट है। बेसिकली 80 नंबर पोर्ट पे ही रन करता है बाय डिफ़ॉल्ट। अब जैसे ये रन होगा तो आप कैसे अब अपना फाइल दिखाओ, कैसे आपको पता कि ये इंस्टॉल हो चुका है। तो आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पे आओगे, बस आपको लिखना है तो यहाँ पे खुल जाएगा ये। अगर ये ओपन हो गया मतलब आपका एग्जाम इंस्टॉल हो गया। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था डिटेल्स कि कैसे पीएचपी है क्या, और पीएचपी काम क्या करती है, पीएचपी को हम रन कैसे कराएंगे, और एग्जाम को इंस्टॉल कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है पीएचपी वेरिएबल्स, उसके बारे में हम कल देखेंगे नेक्स्ट अगले दिन पे। तो तब तक के लिए बाय बाय। ये आपको सीरीज़ कैसी, ये आपको आज का ट्यूटोरियल कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है तो हमें सपोर्ट करिए। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारा बेल नोटिफिकेशन भी जरूर प्रेस कीजिए, जिससे जितने भी वीडियोस हम टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते रहेंगे उनके बारे में आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगली सीरीज़ में, तब तक के लिए बाय बाय।